नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी किसी खास बीमारी, किसी अंग से जुड़ी जानकारियों को साझा करते हैं। और आज हम बात करेंगे किडनी रोग, उसके अंतर्गत होने वाली डायलिसिस और डायलिसिस के लिए बेहद आवश्यक वेस्कुलर एक्सेस की। सुनने में टर्म थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, लेकिन डायलिसिस जो एक प्रमुख इलाज की तकनीक है, तरीका है, जिसके बिना पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके लिए लाइफलाइन कैसे साबित होगी, वेस्कुलर एक्सेस कितना महत्वपूर्ण है, किस किस तरीके से किया जाता है, इन सब के बारे में आसान शब्दों में डिटेल में आज हम जानकारी साझा करने वाले हैं। तो जितने भी किडनी रोगी हैं या किडनी रोगियों से संबंधित जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आज का हेल्थ गुरु बड़ा ही आवश्यक और उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हेल्थ गुरु। और हर बार की तरह वेस्कुलर एक्सेस के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में आज मौजूद हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभास चौधरी साहब, जो कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब से चर्चा की हम शुरुआत करें इसके पहले अपने तमाम दर्शकों को भी बता दें कि ये हमारा भी सौभाग्य है और हम सब के लिए एक बड़ा मौका है कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत करें। डॉक्टर साहब मध्य भारत के इकलौते पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो जापान जाकर आए हैं और मध्य भारत से जापान जाकर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत पूरा लंबा चौड़ा विस्तृत अध्ययन करके आए। डॉक्टर साहब, इस पर हम वेस्कुलर एक्सेस के ऊपर बातचीत करें। आपका जापान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहां लंबे समय तक डायलिसिस की प्रोसेस हो पाती है, सालों तक लोग इसका लाभ ले पाते हैं। भारत में अमूमन साल कम है। क्या आपने अंतर पाया, क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जब जैसे जापान, जैसे आप लोग को भी मालूम होगा, यहाँ पे सबसे जो लॉन्ग लाइफ है लोगों का, जो डायलिसिस में सबसे ज्यादा जीते हैं, वहाँ लॉन्जिविटी ज्यादा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वहाँ डायलिसिस, किस मेथड से वहाँ डायलिसिस हो रहा है, जहाँ की रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, और दूसरा वैस्कुलर एक्सेस। वैस्कुलर एक्सेस मतलब कि एक वेसल से, अपने ब्लड वेसल से ब्लड को निकाल के एक रास्ता के द्वारा डायलिसिस मशीन तक पहुंचाना और वो खून साफ करके वापस हमारे शरीर में डालना। ये जो एक्सेस है, मतलब पहुंचाने का तरीका वेसल्स का, इसको हम वैस्कुलर एक्सेस कहते हैं। अब जैसे इंडिया में आप देखेंगे प्राय लोगों की लॉन्जिविटी इन डायलिसिस या तो 3 साल, 5 साल या 10 साल मैक्सिमम रहती है ओवरऑल, और एवरेज की बात करें तो 5 इयर्स रहती है। जबकि डायलिसिस इन जापान लोग 20 साल, 25 साल, और उनका एवरेज जो रहता है 15 इयर्स तक रहती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉपर एक्सेस मेंटेन करते रहते हैं। इसी के लिए डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा और आसान शब्दों में दर्शकों को जानकारी पहुंचाना चाहें तो एक बात ये क्लियर है कि अगर आप किडनी रोगी हैं तो आपके पास में 2 विकल्प हैं, या तो आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं या दूसरा डायलिसिस की तरफ जाएं। और अगर सही तरह से लंबे वक्त तक आपको डायलिसिस का लाभ चाहिए तो वेस्कुलर एक्सेस बड़ा आवश्यक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। वेस्कुलर एक्सेस, उसका एक्सपर्ट होना कितना महत्वपूर्ण है किडनी रोग में या उसके उपचार में? देखिए, ऐसा है, डेफिनेटली एक किडनी पेशेंट जो एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है ट्रांसप्लांट। लेकिन 2 से 5% लोग ही ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं और बाकी लोग डायलिसिस में रहते हैं। आजकल गवर्नमेंट हर जगह डायलिसिस यूनिट भी खोल रही है। अब डायलिसिस का अर्थ क्या होता है कि आप अपने खून को साफ करना, मतलब खून को छानना, ताकि जो मैला है, जो यूरिया, क्रिएटिन और जो भी टॉक्सिन्स है, वो निकल जाए। तो उसको एक आर्टिफिशियल किडनी जो हीमोडायलिजर के द्वारा छान के भेजा जाता है। लेकिन ब्लड को पहचानना और वहां पहुंचाना और फिर साफ करके वापस भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी से ब्लड कैसे निकले और साफ करके कैसे बॉडी में पहुंचे, ये जो प्रक्रिया है, जिसके लिए एक एक्सेस की जरूरत रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हाँ जी, जैसा आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि डायलिसिस के पहले आपको एक्सेस ही ना मिलेगा, अगर आपको रास्ता ही ना मिलेगा और प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? ये डॉक्टर साहब कितने प्रकार की होती है, थोड़ा डिटेल में आप बता रहे हैं।
और हाँ, और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर एक्सेस नहीं होगा तो डायलिसिस नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो सीकेडी एंड स्टेज रिनल डिजीज से, उनको जीवित रहने के लिए डायलिसिस चाहिए अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो इसीलिए एक्सेस प्लानिंग, जिसको हम आजकल लाइफ लाइन ऑफ किडनी डिजीज बोलते हैं, क्योंकि एक जिंदगी में एक आपके जीने के लिए एक रेखा बना दिया जाए, एक्सेस बना दिया जाता है, जिसके कारण आप जीवित हो सकते हैं और डायलिसिस करा सकते हैं। अब जो है एक्सेस 3 प्रकार के होते हैं। एक कैथेटर इंड्यूस, जो कि कोई हिंदी भाषा में पाइप डालना भी बोलते हैं हम लोग। एक होता है एवी फिस्टुला, आर्टरोविनस फिस्टुला, और एक आर्टरोविनस ग्राफ्ट। जो कैथेटर रहता है एक पाइप टाइप का होता है, जो कि 12 से 14 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि आपको गले में या इंटरनल जुगुलर वेन या तो सबक्लेवियन या तो पैरों में डाल के आपको डायलिसिस किया जाता है। लेकिन ये जो है ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद फिर आदमी को तबीयत खराब होता है, फिर भर्ती होता है, फिर एक साइड अगर काम नहीं किया तो दूसरा साइड, तो ये फिर ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद ये चेहरे और छाती और हाथ सब फूलने चालू हो जाता है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, ये सेंट्रल वेन स्टेनोसिस। तो उसके लिए बेटर सोल्यूशन है, वी कुड मेक अदर जो है जो फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। ग्राफ्ट होता है जिसमें हम आर्टरी और वेन को एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया जाए, और ताकि डायलिसिस उससे हो सके। और एवी फिस्टुला क्या होता है, एक जो हमारे शरीर में 2 नसें होती है, एक साफ खून वाला और एक गंदा खून वाला लेने वाला, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ताकि जो खराब खून वाला जो नली रहती है वो थोड़ी फूल जाए, और ताकि निडल डाल के उससे डायलिसिस हो पाए। तो ये जो है फिस्टुला सबसे बेस्ट होता है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बता ही दिया कि सबसे बेहतर फिस्टुला होता है, लेकिन क्या ये पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या लेगा, या इन तीनों में से कौन सा टाइप चूज कर सकता है, या डॉक्टर डिसाइड करते हैं? अगर डॉक्टर डिसाइड करते हैं, टीम डिसाइड करती है, तो उसका क्या पैरामीटर होता है? पर्सन टू पर्सन अवस्था क्या होता है? देखिए, कैथेटर जो यूज है, हम वो इमरजेंसी के लिए, मान लो किसी का फिस्टुला नहीं बना, हम आगे बात करेंगे फिस्टुला व्यक्ति को कब बनाना चाहिए जी, कितने दिन डायलिसिस के पहले प्लानिंग होना चाहिए, वो बात की बात करेंगे। लेकिन जब कैथेटर डालते हैं हम लोग, पेशेंट ज़्यादा दिन तक, मतलब जब इमरजेंसी डायलिसिस लगे, क्योंकि फिस्टुला या बनने में और उसको यूज़ करने में 3 से 4 हफ्ता लगता है, तो उस समय हम कैथेटर यूज़ करते हैं। और कैथेटर प्राय ज़्यादा दिन तक हमको रखना नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो जाती है और वेरियस कॉम्प्लिकेशन है। और अगर अब जो बना कि फिस्टुला चुनना चाहिए कि ग्राफ्ट चुनना चाहिए, देखिए सबसे बेस्ट होता है फिस्टुला बनाना। अगर मान लो आपकी वेन्स अच्छी नहीं हो, या आपकी फिस्टुला बनाने में तकलीफ हो रही हो, या वेन पतली हो, या जैसे किसी का ऊपर वाला वेन गायब हो, तो उसमें क्या फिस्टुला अच्छा बन नहीं पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक आर्टरी और वेन को एक ट्यूब के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, और जिससे उससे डायलिसिस होता है। तो ओवरऑल हम बताएं, सबसे पहला चॉइस रहता है फिस्टुला, फिर ग्राफ्ट, फिर कैथेटर लास्ट मॉडलिटी रहती है। जैसे आपने तीनों के बारे में बताया, और एक प्लानिंग के बारे में आप कह रहे थे कि इसके प्लान करना और कितने समय पहले इसे प्लान करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे की जाती है? आप एक्सपर्ट के तौर पर प्लानिंग करते समय किन बातों का ख्याल करते हैं? देखिए, जैसे लोगों का जो धारणा रहता है कि डॉक्टर, अगर कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अगर किसी को बोलता है कि आप फिस्टुला बना लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डायलिसिस चालू कर दो। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना, अगर मान लो आप घर बना रहे हो, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना है, तो पहले तो आप पिंथ बनाते हो, फिर आगे जाके बनाते हो। तो वैसे ही अगर आपको, जैसे सीकेडी का स्टेज होता है 4, 5, 2, 3, 4, 5 होता है, जब व्यक्ति सीकेडी स्टेज 4 में होता है तो डॉक्टर सलाह देता है ताकि वो फिस्टुला बना ले या एक्सेस बना ले, क्योंकि उसको मैच्योर होने के लिए 4 से 6 हफ्ता लगता है। अगर उस दौरान अगर डायलिसिस जरूरत पड़े तो फिर कैथेटर से डालना पड़ता है, और अगर नहीं जरूरत पड़े, किसी को मालूम चला 6 हफ्ते के बाद भी डायलिसिस नहीं जरूरत पड़ा, तो क्या होता है, चलता रहता है फिस्टुला, ताकि आपको इमरजेंसी के टाइम में ये कैथेटर डालना, इन्फेक्शंस, ये सब चीजों से आप लोग बच सके। अब जो है प्रॉपर प्लानिंग क्या है, देखिए वैस्कुलर एक्सेस जो है, इसमें 2-3 लोग टीम में रहते हैं एक प्लानिंग के लिए, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक हमारे सर्जन, और एक
रेडियो टेक्नीशियंस या रेडियोलॉजिस्ट को हम लोग रखते हैं। तो जब भी व्यक्ति, एक तो उसको फिस्टुला जरूरत है कि नहीं, पहले ये असिस्ट किया जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजी टीम उसकी एक वेन मैपिंग करती है, उससे ये पता चलता है कौन सा आर्टरी चाहिए, कौन सा वेन चाहिए, वहां पे उनको जोड़ा जाए ताकि आगे जाके फिस्टुला अच्छा मैच्योर हो सके और डायलिसिस के लिए यूज कर सके। और उसको बनाने के लिए हम सर्जन की हेल्प लेते हैं, कुछ कुछ हम भी बनाते हैं, बट सर्जन की हेल्प लेते हैं, पूरी टीम इफोर्ट से होती है, तभी जाके ये हो पाती है। इसके लिए तो इसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए रहती है आपको। जैसे आपने बताया कि एक पूरी टीम मिलकर के इसे प्लान करती है, तो मरीजों को आप ये डिटेल में समझाते हैं कि क्या इसका फायदा और क्या हर बार, क्योंकि डायलिसिस के कई राउंड्स चलते हैं, लंबे समय तक भी आपको डायलिसिस के ऊपर रहना पड़ता है, तो क्या हर बार आपको अलग अलग प्लानिंग करनी होती है? एक बार प्लान करने के बाद ये लंबे समय तक आप इसका लाभ ले सकते हैं? नहीं, देखिए 2 एस्टेट है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, फिस्टुला बनाने से पहले उसकी प्लान, जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, हम सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी है ना, कैडावर भी पहला क्या है। जैसे ट्रांसप्लांट के लिए ना हम प्लानिंग करते हैं, डोनर को क्या है, रेसिपिएंट का क्या है, फिर कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए, इम्यूनो सप्रेशन, सब प्लानिंग होती है। तो ऐसी जो मैं अध्ययन करके आया जापान में, तो ऐसे इस चीज का हम प्लानिंग करते हैं। पहला असेसमेंट, कौन सा आर्टरी ठीक है, कौन सा वेन ठीक है, सेंट्रल वेन ठीक है कि नहीं। अब ये प्लानिंग अपना हो गया। हाँ, अब हमारा टीम ने डिसाइड किया हम इधर जोड़े। अब जोड़ने के बाद फिर हम एसेस करेंगे कि इनका फिस्टुला बन गया, अब फिस्टुला ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, पहले तो वो देखेंगे। अगर फिस्टुला काम कर रहा है और फिर अगर उसको डायलिसिस जरूरत पड़ा, तो वो डायलिसिस में फिर वो मॉनिटरिंग होगी कि फिस्टुला काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, खून डायलिसिस के लिए एक जो पंप रहते हैं, ब्लड पंप, मतलब कितने तेजी से ब्लड निकलना चाहिए फिस्टुला से, कम 250 से 300 ml पर मिनट ब्लड निकलना चाहिए, तभी जाके एडिक्वेट डायलिसिस होता है। तो और साथ में जब हम ब्लड रिटर्न करते हैं तो कहीं मशीन का प्रेशर ना बढ़े, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग। अगर इसमें कुछ भी डिफेक्ट होता है तो फिर हम लोग वापस सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी करके पता करते हैं। अगर उससे भी पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर सोनोग्राफी। अगर सोनोग्राफी से क्लियर नहीं होगा तो एक एंजियोग्राफी करते हैं, DSA, ये डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ऑफ फिस्टुला कहते हैं, जिसको AV फिस्टुलोग्राम कहते हैं। और अगर उसमें कुछ सिकुड़न आया या कुछ आया तो फिर इसको एंजियोप्लास्टी करते हैं, बैलून। तो ये पूरा प्रक्रिया है। और इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसके बारे में आगे चर्चा करें, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये पूरा एक प्लानिंग चलती है अपने आप में। डॉक्टर साहब, जो आपने 3 विकल्प बताएं कि आप जब वेस्कुलर एक्सेस के ऊपर काम करते हैं तो 3 विकल्प में से आप जो 2 बेहतर विकल्प हैं उनकी तरफ ट्रीटमेंट ले जाते हैं, मरीजों को ले जाते हैं, लेकिन क्या इसमें मरीजों को भी अपनी तरफ से कोई सावधानी बरतनी पड़ती है और हर चीज के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स मापे जाते हैं? तो क्या आप उनको भी बताते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, फिस्टुला और जो ग्राफ जो भी है, जैसे लोगों की बहुत, देखिए सबसे पहले हम ना फिस्टुला या ग्राफ जो भी है, हम पहले सबसे ज्यादा नॉन डिपेंडेंट हैंड में बनाते हैं, मतलब राइट हैंडेड है तो लेफ्ट में बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस फिस्टुला बनने या ग्राफ बनने के 2 से 3 हफ्ते के बाद उनको उस हैंड से हैवी एक्सरसाइज हम लोग अलाउ करते हैं। जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये जो वेन्स रहती है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आप टाइट चीज मत पहनिए और इसमें ज्यादा हाथ दे के मत सोइए, इसकी एक्सरसाइज करिए ताकि फिस्टुला पंपिंग एक्सरसाइज, एक बॉल के साथ हम पंपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, ऐसे पंपिंग एक्सरसाइज करवाते हैं जिसके कारण ये मैच्योर हो जाए। और आप हाथ दे के मत सोइए सर पे ताकि ये फिस्टुला ब्लॉक ना हो जाए। और आपकी फिस्टुला अच्छा काम कर रही है कि नहीं, लोगों को वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जिस साइड में हम आर्टरी वेन को जड़ते हैं वहाँ झंझन 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 एक थ्रिल टाइप की आती है, एक झंझनाहट सेंसेशन महसूस होती है, हाथ में एक झंझन झंझन थ्रिल महसूस होती है। तो व्यक्ति अपना थ्रिल देख सकता है, उससे पता चल सकता है कि उसका फिस्टुला अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। तो एक बार जैसे ग्राफ्ट या फिस्टुला आप डालते हैं तो क्या वो लंबे समय तक रहता है या हर बार आपको ये एक्सेस लेनी होती है? नहीं, देखो फिस्टुला दोनों को जोड़ देते हैं ताकि, और ग्राफ्ट आर्टरी वेन को ताकि वो मोटे हो जाएं, और डायलिसिस इससे चलती रहती है। हाँ, अगर इसमें फिर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अगर सही से अगर आली पहचानो ना करे तो
फिस्टुला खराब हो जाता है, फिर एक नया फिस्टुला बनाओ। नया फिस्टुला बनाने के लिए फिर मैच्योरिटी में टाइम लगेगा, 4 से 6 हफ्ता। अगर वेन अच्छा नहीं है तो वो भी नहीं बन पाएगा। फिर आपको कैथीटर लगाना पड़ेगा, कैथीटर लगेगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन हो गया, सिकुड़न हो जाना, सूजन आ जाना। तो इसलिए खाली प्लानिंग, उनके पहचानना वाली और उसका ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिस्टुला अगर सही सलामत बन जाए और व्यक्ति अगर बात माने और डायलिसिस में अल्ली पकड़ा जाए तो फिस्टुला आदमी का अच्छा 5 से 10 साल चलता है, जब तक डायलिसिस चले। जी, डायलिसिस से कई सारे लोगों को बड़ा भय लगता है। हालांकि जैसा आपने बताया कि सर्जरी, चूंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी ये बड़ी रेयर है, हम बड़े बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबका नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट के अलावा ये जो हम डायलिसिस पर जा रहे हैं, इनके पेशेंट्स को आप क्या सलाह देते हैं? उन्हें घर में क्या सतर्कताएं रखनी है? जिनको हमने फिस्टुला डाला है या जिनका ग्राफ्ट लगाया, उनको आप क्या सतर्कताएं घर पे बताते हैं? मीनवाइल क्या बताते हैं? क्या उन्हें लगातार करना है और क्या नहीं करना? डूज एंड डोंट्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम उनको बताते हैं, आपको अपना इस हैंड की देखभाल करना जी। बेटर होगा आप इसमें जितना ज़्यादा हैवी चीज़ को अवॉइड करिए और टाइट चीज़ मत पहनिए, या मतलब इसमें प्रेशर ना डाले। क्योंकि देखिए ऐसा है, आप ये मान लीजिए ये आर्टरी वेन है, अगर प्रेशर डालेंगे तो खून रुकावट हो जाएगी। अगर आप दबा देंगे तो खून रुक जाएगी, खून रुक जाएगी तो खून का थक्का जम जाएगा, और खून का थक्का जम जाएगा तो फिस्टुला फेल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग टेक्निक थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। अर्जेंट अगर 24 घंटा के अंदर कोई आ जाए तो कैथीटर डाल के वो थ्रोम्बस को निकाल दे तो फिस्टुला काम करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। और दूसरा, आपका फिस्टुला ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आप रेगुलर हाथ लगा के देखते रहिए चल रहा है कि नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट, जिस हाथ में आपका फिस्टुला लगा है, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बना करिए कि उस हाथ में ब्लड प्रेशर्स देखने के लिए, ताकि ये फिस्टुला ठीक से काम करे या इससे कोई ब्लड सैंपल्स ना ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ये फिस्टुला, ये ग्राफ्ट जिनको डला होता है डॉक्टर साहब, क्या उन्हें हम मीनवाइल खाने पीने के बारे में भी खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं या नॉर्मल लाइफ में वो रह सकते हैं? देखिए, फिस्टुला और ग्राफ्ट सिर्फ इससे जो खाने का जो हम सलाह किडनी पेशेंट्स को देखते हैं, हाँ। जो कि पोटाशियम रेस्ट्रिक्शन, फास्फोरस रेस्ट्रिक्शन, वाटर कम पीना, यूरिन के हिसाब से पीना, खान पान का जो है सेम चीज। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है कि हम ये मत खाओ फिस्टुला बन गया, ये मत खाओ ग्राफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जापान का और भारत का दोनों का, हालांकि हर एक देश का जो स्टैंडर्ड है सर अलग अलग है। आप वहां से, चूंकि ये बड़ा प्रिविलेज है कि आप वहां जाकर आए, इकलौते मध्य भारत के डॉक्टर हैं, वहां के एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ में आया कि क्या फर्क है वहां और यहां में, और हम कैसे मदद वहां की यहां ले सकते हैं, उस एक्सपीरियंस का यहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो मेरे को लगा, मैं वहां पे किकोई हेल्थ केयर सेंटर गया था, नागोया जापान में। आपको सुनने में अजीब लगेगा, उनका एक 4 मंजिले का बिल्डिंग ओनली फॉर वैस्कुलर एक्सेस है। दे रन ए वैस्कुलर एक्सेस सेंटर। उसमें उनका एक सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे अभी चालू करने वाले हैं, क्योंकि एक्सेस मेंटेन और फिर उनका डायलिसिस का तरीका। तो डायलिसिस में क्या देते हैं, कैसे लोग पंप स्पीड एडजस्ट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें मॉनिटरिंग है। तो क्यों वहाँ लोग ज़्यादा लॉन्जेविटी, क्यों वाटर क्वालिटी। देखिए क्या होता है ना, डायलिसिस का एक जो इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है, एक तरफ से ब्लड जाएगा, एक तरफ से पानी जाएगा और मैला निकल जाएगा। ये होता है डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट है डायलिसिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसी से मैक्सिमम इन्फेक्शन रहती है। और हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे स्टडीज, और जो जितने अवेलेबल स्टडीज हैं, हालांकि अभी सीकेडी रजिस्ट्री जो है इंडिया का इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रजिस्ट्री बनाने का। आप देखेंगे द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस पर्सन इज 300 टाइम्स मोर इन इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेस, पुअर एक्सेस, एंड सेकेंड इज द इन्फेक्शन मेजर इन डायलिसिस। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी। अगर वाटर क्वालिटी ठीक से नहीं रहा तो बार बार इन्फेक्शन होगा और आदमी की कंडीशन खराब होगी।
लेकिन अब आपके एक्सपीरियंस के बाद बाकी डॉक्टर से भी आप इसे टीम के साथ में भी शेयर करें, आपको लगता है कि इसे लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है या बढ़नी चाहिए? आप इसके लिए बाकी डॉक्टर्स को या बाकी मरीजों को और ज़्यादा डिटेल में समझा पा रहे हैं? हाँ, देखिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे जी का। क्योंकि जब मैं वैस्कुलर एक्सेस करके, एक तो उन्होंने मेरे को छोड़ा इतने बिजी शेड्यूल्स में, 1 महीना उन्होंने छोड़ा, मैंने वहाँ अध्ययन करके आया, और कहने पे उन्होंने, आग्रह करने पे उन्होंने वैस्कुलर एक्सेस सेंटर हम लोग यहाँ चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर टीम होगी, और पहले हम लोग अपना अध्ययन करके लोगों की भला करेंगे, और उसके बाद हम चाहेंगे हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रेंड्स और बाकी लोग को भी आए और उनके साथ डिस्कशन करके बाकी पेरिफेरी तक भी इसकी सर्विसेज कैसे पहुंचा जाए। हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं जो डायलिसिस कर रहे हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे पहचाने फिस्टुला खराब हो रहा है, और आप हमको तुरंत भेजिए कहीं भी नियर जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, ताकि फिस्टुला खराब ना हो, क्योंकि खराब होने के बाद ट्रीटमेंट व्यक्ति का ज्यादा खराब हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसके सर कोई सिम्टम्स हैं जो लोग पहचान सकते हैं? क्या इसके किसी शरीर के बाकी अंग जैसे हार्ट वगैरह पर कोई इफेक्ट है या अफेक्ट है जिनको हमको जानना चाहिए? उनके कुछ सिम्टम्स हैं? नहीं, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक अच्छा सवाल पूछे। देखिए, फिस्टुला काम कर रहा है कि नहीं, पहला एस्पेक्ट, और फिर इसके साइड इफेक्ट हमारे हार्ट पे क्या होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ। देखिए, फिस्टुला काम कर रहा है कि नहीं, 2 लोग आपको बताएंगे। एक, जहां आप डायलिसिस ले रहे हैं आपका टेक्नीशियन बताएगा, या जो डॉक्टर को दिखाते हैं। मान लो चले आपका डायलिसिस में ठीक से ब्लड पंप जो बोलते हैं, ब्लड फ्लो कम है, विनस रिटर्न जो है, प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, या आपका झनझन गायब हो गया हो, या आपका जो है पल्सेशन बहुत ज़्यादा है, या नसें ज़्यादा फूल गई है, एनोरिज्म, सूजन बहुत गोला टाइप का फूल गया है, तो ये आपको टेक्नीशियन सब बताएगा, और भी डॉक्टर। और दूसरा, आपको खुद पता चलेगा जब आप देखेंगे आपका झंझन जो लगता है, जो थ्रिल जो मैं बोलता हूँ, अगर उसमें कमी आए तो आपको पता चले कि आपकी फिस्टुला गड़बड़ी है, तो आपको आना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, फिस्टुला एक कंटिन्यूअस सर्किट है, हार्ट से ब्लड निकलता है, आर्टरी में आता है, वेन में जाता है, वापस हार्ट में आता है, ये कंटिन्यूअस सर्किट है। अगर आपका फिस्टुला का फ्लो, जो अपना ब्लड फ्लो है, अगर बहुत तेजी से होना लगे, लिटरेचर के हिसाब से 200 मतलब ब्लड फ्लो जो है ब्रेकियल आर्टरी से जो फ्लो जाना चाहिए फिस्टुला के बाद, नॉर्मली 1000 के नीचे होना चाहिए। अगर 2000 आ जाए तो उतना जल्दी अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा फिस्टुला के थ्रू, तो आपके हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, आपका हार्ट कमजोर हो सकता है, या कभी कभी छाती के जो वेसल्स होते हैं, सबक्लेवियन वेन या सिफेलिक वेन होती हैं, उसमें सिकुड़न आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, जिसके लिए हमको डॉपलर स्टडी करना पड़ता है। अगर वो हो तो उसका उपचार, छोटा सा ऑपरेशन करके उस फ्लो को कम कर दिया जाए, जो कि हम लोग करते हैं, जिसके कारण आपको ये सब परेशानी भी ना हो। तो एक बात आप सबको भी ध्यान रखनी कि अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं तो आपको ये एक्सेस का जो भी प्रकार आपने आजमाया है या डॉक्टर्स के कहने पर इसे अपनाया है, आप इसमें भी सतर्कताएं रखें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाएं, वरना ये शरीर के हार्ट के ऊपर और बाकी अंगों के ऊपर भी शायद थोड़ा इफेक्ट डाल सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में एक लाइन में अगर हम समझाना चाहें, रेगुलर चेकअप, रेगुलर मॉनिटरिंग डायलिसिस पेशेंट्स के लिए कितनी आवश्यक है और इस प्रोसेस के लिए कितनी आवश्यक? शॉर्ट। देखिए, रेगुलर मॉनिटरिंग 2 है, एक फिस्टुला मॉनिटरिंग जो एक्सेस मॉनिटरिंग, और एक होता है रिपोर्ट मॉनिटरिंग जी। एक डायलिसिस पेशेंट के लिए रेगुलर मंथली टू 3 मंथली चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट में खून की कमी होती है, कैल्शियम फॉस्फोरस की डिस्टर्बेंस होती है, साथ साथ उनके कार्डियक प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो व्यक्ति को रेगुलर चेकअप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर को दिखाते हैं उनके फॉलोअप होना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं सिर्फ सबको सलाह दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब के जांच के बदला एक एक्सेस भी अपने में जोड़ दीजिए, ताकि आप इसको पहले पहचान सके और आपका उपचार हो सके।
तो वेस्कुलर एक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसीजर में, कितना इसका महत्व है, ये हमारे इस कार्यक्रम का मकसद था। अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई भी शंका सवाल है, बेझिझक आप उस नंबर पर नोट करके कॉल करें जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, पर्सनलाइज सवाल पूछ सकते हैं। जब आप जाएंगे, मिलेंगे, तब समझ पाएंगे कि ये प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और इसे इग्नोर करना किस कदर हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितनी आपने जानकारियां वहां से सीखी, जो आज आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के डॉक्टर्स को सलाह दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ न केवल छत्तीसगढ़, मध्य भारत बल्कि दूर दूर तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए।